हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में धातु तथा अधातु चैप्टर को बताएंगे। यह चैप्टर कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में केवल महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पार्ट है धातु तथा अधातु, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन से आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बताएंगे दोस्तों। हमें अभी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। धातु तथा अधातु पाठ का नाम क्या है दोस्तों? धातु तथा अधातु। तो देखिए, सबसे पहले आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों? खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए कि खनिज किसे कहते हैं। आप लोग सुने होंगे दोस्तों, यह चित्र के माध्यम से आप समझिए। जैसे यहाँ पे जेसीबी से खुदाई हो रहा है, तो मिट्टी के अंदर लोहा धातु मिलता है ना। जैसे जेसीबी के अंदर पहाड़ों के नीचे खुदाई होता है तो धातु मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है। वह सब क्या मिलता है? पहाड़ों के अंदर मिलता है, कोयला के अंदर मिलता है। तो जो प्रकृति के नीचे यानी जो जमीन के नीचे या कोयला के अंदर, पहाड़ के अंदर जिस रूप में मिलता है उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकृति में जमीन के नीचे धातु है। धातु में क्या हो जाएगा दोस्तों? सोना, लोहा, चांदी, यह सब क्या हो जाएगा? धातु है। जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। क्या दोस्तों? जैसे पाई जाती है, जिसमें उसमें जैसे उसमें मिट्टी लगा रहा हो, मूर्छा लगा रहा हो, थोड़ा थोड़ा खराब हुआ रहेगा, यानी जैसे मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रकृति में जमीन के नीचे धातु है, जिस रूप में पाई जाती है, नहीं जैसे पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब अयस्क समझिए, अयस्क किससे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खनिज है, खनिज किससे कहते हैं? आपको समझ में आ गया ना कि जमीन के अंदर जैसे मान लीजिए यह सोना पाया गया, यह क्या है? खनिज है। तो जिन खनिज को क्या दोस्तों? जिन खनिज को आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे यह सोना है, इसको कम खर्चे में हम लोग देखिए यहाँ पे सोना का सिक्का बना लिए हैं, तो यह क्या कहला जाएगा दोस्तों? अयस्क कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जिस खनिज से धातु आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। क्या दोस्तों? कोई बहुत ऐसा खनिज होंगे ना जिससे आसानी से धातु नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसमें बहुत ज़्यादा मूर्छा लगा रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब हो गया रहेगा, तो उसको अयस्क नहीं कहेंगे। लेकिन जिन खनिज को, यानी ये कुछ ऐसा भी खनिज होगा जिसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे? धातु बना लेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सोना है, इसको कम खर्चे में क्या किया गया है? सोना का सिक्का बना लिया गया है, तो इसको क्या कहेंगे? अयस्क। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यह भी सोना ही है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, इसको आसानी से धातु नहीं प्राप्त किया जा सकता, आसानी से सोने का सिक्का नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अयस्क नहीं कहेंगे। यह केवल खनिज है, लेकिन यह क्या है? अयस्क है। अब देखिए पहला अंतर हो गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि खनिज किसे कहते हैं, तो आप यह लिख दीजिएगा कि प्रकृति में जमीन के नीचे धातु जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। केवल खनिज का परिभाषा पूछे तो, या केवल अयस्क का परिभाषा पूछे तो आप लिख दीजिएगा कि जिन खनिज से धातु आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। तो यह खनिज तथा अयस्क का एक एक परिभाषा भी हो गया, और यह खनिज तथा अयस्क का अंतर भी हो गया। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या दोस्तों? जो सभी यह खनिज है वह अयस्क नहीं होते। इसमें देखिए दोस्तों सभी अयस्क खनिज होते हैं। जो यह अयस्क है ना दोस्तों, वह पहले खनिज ही होते हैं। खनिज यानी जमीन के नीचे से ही निकलते हैं, बाद में वह आसानी से यानी उस पर कम पैसा लगाकर उसको उससे क्या किया जाता है? धातु प्राप्त किया जाता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा अंतर क्या है। सभी खनिज से धातु नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्या दोस्तों? जो सभी खनिज है, ऐसा नहीं है कि जो खूब मूर्छा लगा रहेगा, खराब हो जाएगा, उससे भी धातु नहीं प्राप्त किया जाएगा। लेकिन सभी अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों? सभी अयस्क से धातु प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब चौथा अंतर है दोस्तों उदाहरण। खनिज का उदाहरण हो जाएगा कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉपर पायराइट का सूत्र बताइए। तो कॉपर पायराइट का सूत्र हो जाएगा CuFeS2। अब देखिए अयस्क का उदाहरण क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र हो जाएगा Al2O3 × 2H2O। बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट का सूत्र बताइए। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 × 2H2O। अगला है दोस्तों जिंकाइट। तो जिंकाइट का सूत्र क्या होता है? ZnO। यह क्या हो गया? जिंकाइट का सूत्र हो गया।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भर्जन किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा दोस्तों कि भर्जन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जो अयस्क हम पहले बताए हैं उसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में यानी जब वहाँ पे हवा रहे तब गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण से समझिए, यह ZnS यह क्या है दोस्तों, अयस्क का है, और यह क्या है O3O2 यानी यहाँ पे O का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी जब यह ऑक्सीजन साथ है, प्लस का मतलब ऑक्सीजन है, तब इसको गर्म करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। अब देखिए निस्तापन, निस्तापन किसे कहते हैं। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, जो अयस्क है उसको कब, वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु न रहे, वहाँ पे ऑक्सीजन न रहे, हवा न रहे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर है। भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, और निस्तापन अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, क्या दोस्तों, यहाँ पे उपस्थिति में और यहाँ पे अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। भर्जन में क्या होगा दोस्तों, वायु की उपस्थिति में गर्म होगा, और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म होगा। तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण से समझिए दोस्तों, यह ZnCO3 यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, या दोस्तों प्लस में देखिए, यहाँ पे प्लस में ऑक्सीजन था, यहाँ पे प्लस में ऑक्सीजन नहीं है, तो केवल इसको गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या दोस्तों, जो धातुएं हैं उनको क्रियाशीलता के आधार पर, किस आधार पर दोस्तों, क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा वह 1 नंबर पर यानी सबसे पहले रहेगा, फिर उससे थोड़ा कम क्रियाशील रहेगा वह उससे नीचे रहेगा। तो क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो देखिए यह सबसे ऊपर है, सबसे अधिक क्रियाशील, फिर वह इससे कम क्रियाशील, फिर यह इससे कम क्रियाशील 6 नंबर पे, इससे कम क्रियाशील 7 नंबर पे, इससे कम क्रियाशील, और 18 नंबर पे सबसे कम क्रियाशील। तो यह ऐसे टेबल हमको लाइन से बनाना चाहिए, पेपर में जगह कम था इसलिए हम 6 के बाद 7 यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर 12 के बाद 13 यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे नीचे यह है, तो सबसे कम क्रियाशील सबसे नीचे और सबसे ज़्यादा क्रियाशील सबसे ऊपर। तो क्रियाशीलता के आधार पर इसको क्या हुआ है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसी को क्या कहते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी का गुण बताइए। जो यह विद्युत रासायनिक श्रेणी है दोस्तों, इसका हमें क्या बताना है, गुण बताना है। तो पहला गुण है दोस्तों, हाइड्रोजन से पहले या ऊपर। जो यह हाइड्रोजन है दोस्तों इससे पहले, तो यह 13 नंबर पे है, तो यह सब इससे पहले कह लीजिए, या सब यह क्या है, इससे ऊपर है। आने वाली ऊपर वाली धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। क्या दोस्तों, जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन से जो पहले आने वाली यह सब धातुएं है, यह क्या करती है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो यह हो गया पहला गुण। दूसरा गुण देखिए दोस्तों, इस श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना अधिक पहले होगा, हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतना अधिक होगी। क्या दोस्तों, इस श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना पहले होगा उतना ही हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता अधिक होगी, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किसके पास होगी, इसके पास की, यानी पोटेशियम के पास होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या है। क्या दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं को क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। क्या दोस्तों, जो यह विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें क्या किया जा सकता है, क्रियाशीलता को तुलना किया जा सकता है, क्योंकि यह क्रियाशीलता के ही आधार पे रखा गया है। अब देखिए दोस्तों दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गया।